नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। दिवाली पर रोशनी के साथ ही एक और चीज है जो सबके चेहरे पर खुशी लाती है और वो है बोनस। बोनस चाहे कितना भी हो, पर यह आपके लिए अतिरिक्त खुशियां जरूर लेकर आता है। ऐसे में इस बोनस का सही इस्तेमाल करना बेहद ही जरूरी है, जिससे कि आपको मिले फायदा ही फायदा और बोनस आपको बनाए मालामाल। तो बोनस का सही इस्तेमाल क्या है? खर्च करें या निवेश करें, इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हम फौजी इनिशिएटिव के सीईओ संजीव गोविला से हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। संजीव जी, स्वागत करते हैं। और दिवाली के इस पर्व की तो शुरुआत हम मान ही चुके हैं, क्योंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुशियां लोगों के चेहरों पर हम देख सकते हैं। और दिवाली से पहले की जो छोटी मोटी जो खुशियां होती हैं वो बोनस के रूप में भी कई लोगों को मिल जाती है। लेकिन जब ये पैसा हाथ में आता है, जब हम उस लमसम अमाउंट की बात करते हैं, कई बार कंफ्यूजन होती है कि अब इस पैसे का करें क्या। अब मन में लालच भी है कि इतने सारे ऑफर्स हैं, इतनी सारी खरीदारी करनी है। किसी टाइम पर सोचा था कि एक अच्छी घड़ी ले ली जाए या अच्छा फ़ोन ले लिया जाए। क्या बोनस को कुछ ऐसे सामान में खर्च करें, या फिर इसको आने वाले लक्ष्यों के लिए हम निवेश करें, या फिर जो चल रहा है लोन, उस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए उस बोनस की कुछ रकम का इस्तेमाल करें। तो ऐसे कई ख्याल मन में आते हैं। हम आपसे मनी मैनेजमेंट के टिप्स अब जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सही तरीका और सही इस्तेमाल बोनस का क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिवाली पर ये मनी मैनेजमेंट की जो अहमियत है, जो ये एक खुशी है कि हम अपने पैसों को संजो कर रखें, नए निवेश की नींव रखें, वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? संजीव जी, आपका ऑडियो म्यूट पर है, हम चाहेंगे उस आप अनम्यूट करें। ओके संजीव जी, थोड़ी देर में आपसे फिर से कनेक्ट करते हैं, जब तक ऑडियो आपका दुरुस्त हम करें। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। amitkukrija.com के फाउंडर अमित कुकरेजा हमारे साथ हैं। अमित, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। थैंक यू। और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली बोनस, जो कि कई लोगों के चेहरों पर खुशियां लेकर आया होगा, उसका सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए। आपके शामिल होने से पहले हम थोड़ी सी इसकी भूमिका बांध रहे थे और संजीव जी से हमने चर्चा की शुरुआत भी कर दी थी। एक बार फिर से उनको शामिल करेंगे शो में। लेकिन आप बताइए, दिवाली आपके लिए क्यों खास है? मनी मैनेजमेंट के क्या जो लेसन है वो हमें दिवाली सिखाती है? देखिए, दिवाली तो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन। दिवाली आते ही पूरे घर में, पूरे सोसाइटी में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि बस खुशियां ही खुशियां होती हैं। तो जब इतना खुशी का माहौल होता है, कोई भी ऐसा नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, वो एक एक वेव, एक मोमेंटम ऑफ हैप्पीनेस लेके आता है। तो जब हम खूब खुश होते हैं, जब एक हैप्पीनेस की फीलिंग से सराउंडेड होते हैं, तो हमें मन करता है हम लोगों को दें, हम लोगों को बांटें। तो हमारे पास जो भी आता है हम उसको शेयर करते हैं, जो भी आता है, पैसा आता है, हम उसको खर्च करने की कोशिश में अपनी पर्सनल नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है ये फेस्टिवल, कि हमको बस लगता है कि हम किसी भी तरह इस खुशी को बना के रखें और बढ़ा के रखें, स्पेशली जब पैसा आता हुआ दिखता है और जब हमारे अकाउंट्स में पैसा आ जाता है। सो इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय, इट्स अ नेशनल फेस्टिवल एंड ऑब्वियसली वी विल शेयर मोर। आपके पास जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आई विल बी हैप्पी टू शेयर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। बिल्कुल, आपने बोला कि फेस्टिवल ऑफ जॉय है। हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं दिवाली के इस त्योहार से पहले ही, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने पसंदीदा लोगों को हम तोहफे देते हैं, और बहुत सारे हमारे जो अधूरे काम होते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर इस त्योहार के माध्यम से। अब इसमें जब हम यूजुअली हम एक मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं अमित, जब हमारे हाथ में पैसा आता है, यूजुअली साल में लगभग 2 बार ऐसा टाइम आता है जब हमारे हाथ में एक मुश्त पैसा आता है, स्पेशली वो लोग जो नौकरी पेशा हैं। एक तो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में जब इंसेंटिव मिलता है या जब लोगों का इंक्रीमेंट होता है,
और दूसरा फेस्टिवल के टाइम पे हम दिवाली की बात करें जब बोनस लोगों को मिलता है, ये दोनों ही टाइम बहुत क्रूशल होते हैं। एक स्टार्टिंग ऑफ ईयर है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा मिड ईयर है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ाने का। तो ये इस टाइम का जो एक मिश्र पैसा हमारे हाथ में आए, आपको क्या लगता है कि इस पैसे को निवेश करना सही रहता है, जरूरी है, या फिर जो बचे हुए हमारे खर्चे हैं उससे उनका निपटारा सही है ज्यादा? देखिए, फेस्टिवल का होना और उस फेस्टिवल से फीलिंग ऑफ जॉय का एसोसिएटेड होना एक अलग फिनोमेना है, एक अलग ही सिचुएशन है। लेकिन पैसे का होना और आए हुए पैसे को कैसे इस्तेमाल करना, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो एक अलग सिचुएशन है। क्योंकि ये पैसा दिवाली के टाइम आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पैसे को लेके थोड़ा केयरलेस हो जाएं, थोड़ा रेकलेस हो जाएं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। पैसा जब भी आए, आप अपनी समझदारी से उसको खर्च करें, अपनी समझदारी से उसको इन्वेस्ट करें, और खर्च और इन्वेस्टिंग के जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो हमेशा वही रहने चाहिए। चाहे वो दिवाली का फेस्टिवल हो, चाहे वो फेस्टिवल ना हो, चाहे वो किसी और टाइम ऑफ द ईयर हो, जैसे आप बोल रहे थे बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर या एंडिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी हो। पैसे की इक्वेशन, पैसे का खर्च, पैसे का फ्लो एक अलग बात है, त्योहार का होना एक अलग बात है। हाँ, ऐसा हो जाता है, ये स्वाभाविक है कि जब एक फेस्टिवल टाइम होता है, वो भी जब दिवाली जैसा फेस्टिवल टाइम होता है, तो हमें जब पैसे दिखते हैं तो खर्च हम ज्यादा कर बैठते हैं। तो आपको एक डेलिकेट बैलेंस बना के रखना है खर्च में चला और गया। निवेश में। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि बैलेंस बनाना जरूरी है खर्च में और निवेश में, और इस बैलेंस को कैसे हम अचीव करें। संजीव गोविला हमारे साथ एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं शो में। संजीव जी, यहां पर हम बात करें कि दिवाली के टाइम पर या स्पेशली त्योहार के टाइम पर मनी मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखा जाए। मैंने अमित से यही पूछा था कि आप कैसे, जो आपके हाथ में एक अतिरिक्त पैसा आता है, उसको आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। आप जो हमारे हाथ से कई बार फिजूल खर्ची भी हो जाती है स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली के टाइम पर, उसको कैसे करने से आप रोक सकते हैं, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत होती हैं, हमें सामान बहुत सारा लाना होता है, और इस बार तो लोग खुलकर खर्च करना चाहते हैं कि 2 साल की पाबंदी के बाद लोगों को मौका मिला एक बार फिर से खुलकर दिवाली मनाने का। लेकिन कई बार ऐसे केसेस में फिजूल खर्ची हो जाती है। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस मनी आया है, उससे कम से कम फिजूल खर्ची ना हो जाए, उसके टिप्स क्या हैं? स्वाति जी, पहले तो क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि दिवाली साल में एक बार आती है, वो सोच करके हम करीब सबके साथ ये हो जाता है कि ओवर स्पेंडिंग किसी तरह से हो जाती है। तो सबसे पहली चीज जो मैं जरूरी समझता हूँ वो ये है कि एक बिना चेकलिस्ट के बाजार में ना जाए। हर चीज बाजार में इतनी सुंदर बना के प्रेजेंट की जाती है, इस तरह से रंग बिरंगी होती है कि दिल तो ललचा ही जाता है। तो इसलिए चेकलिस्ट जो है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है, और क्रेडिट कार्ड जो है, इसके फायदे बहुत है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की जगह पे आके नुकसान भी आता है। तो नुकसान ये आ जाता है कि हम सोचते हैं ठीक है बाद में देना, अभी तो जेब से नहीं जा रहा, तो चलने देते हैं, देख लेंगे बाद में। पर देख लेंगे बाद में नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ उतना खर्च करना चाहिए जितना कि हम अगले महीने जब हमारा बिल आएगा उसको हम पटा सकते। तीसरी चीज है जो अनवांटेड, बहुत सारे फ्रीबीज होते हैं, भाई ये चीज खरीदेंगे आपको ये फ्री मिल जाएगा। वो फ्रीबी जो होते हैं वो हमारे काम के होते हैं या नहीं होते, ये उस समय दिमाग नहीं चलता। रंग बिरंगी फ्रीबीज भी होती है, कभी पैकेट में दे देते हैं, कभी खूब रिबन वगैरह लगा के देते हैं। उन फ्रीबीज को भी देखना है, उसकी वजह से मैं जो मेन चीज जो खरीद रहा हूँ क्या वो मेरे काम की है या नहीं है। और कई सारे डिस्काउंट्स होते हैं। अब डिस्काउंट पेपर में, जो पैम्फलेट न्यूज़पेपर में आते हैं, उन सब में तो बड़ा जबरदस्त डिस्काउंट लिखा होता है। हम जब वहां पे जाते हैं तो एक छोटा सा स्टार लिखा होता है, कुछ कुछ गुचमुच वहां पे लिखा होता है, हमें जाके पता लगता है भाई ये डिस्काउंट मेरे लिए तो। इस तरह की चीजों से बहुत सावधान रहें। और कभी भी ये नहीं सोचना है, फोमो की फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भाई अगर मैं ये नहीं लूंगा तो पता नहीं मुझे ये मौका मिलेगा दोबारा कि नहीं। मौका आता ही रहता है, हर तरह के मौके आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो करीब करीब अगर आप देखें पूरे साल ही डिस्काउंट चल जाते हैं। और लास्ट चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि हमें अपनी चाहत और अपनी जरूरत, इन दोनों में बहुत फर्क करना है।
दोनों में फर्क है, और फर्क जो है सिर्फ दिवाली की वजह से हमें मिटा नहीं देना है, उसको अलग अलग रखना है। बिल्कुल। तो चाहत और जरूरत, वांट्स और नीड्स को आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि आपको किस तरीके से अपने मनी को मैनेज करना है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि आपको क्या नहीं करना है अपने इन पैसों से, और क्या सीमित आपको अपने कुछ ज़रूरतों को रखना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत कीजिए खर्च, लेकिन कुछ पैसा अगर फ्रूटफुली यूटिलाइज करेंगे तो शायद आने वाले कई सालों, आने वाले कई दिवाली में आपके ही काम आएंगे। कोशिश हम करते हैं अपने एक्सपर्ट से जानने की पैसों के सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। अमित, अब आप ये बताइए, ये जो सरप्लस मनी हमारे हाथ में जब कभी भी आता है, जब हम उसको निवेश की बात करते हैं कि हम इस पैसे को निवेश कहाँ करें, यूजुअली दिमाग में एक दो स्कीम्स या प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें मैं एक दो का जिक्र करूंगी, उसमें से आप अपनी पसंद ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं संजीव जी के पास भी जाऊंगी। इंस्टेंट अगर कहीं पर पैसे डालने हैं, लोग सोचते हैं कि चलिए इस पैसे की, एक मुश्त पैसे की बैंक एफडी कर ली जाए, या फिर एक नई किश्त आ रही है गोल्ड बॉन्ड की आएगी, तो क्यों ना सोने में लगा दिया जाए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए, या फिर अगेन जो हम पॉपुलर जरिया मानते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी का, एसआईपी कर ली जाए, या फिर इम्पॉर्टेंट, अगर मेरे सर पे कोई कर्ज है तो क्यों ना उस कर्ज को थोड़ा हल्का करने के लोन का प्रीपेमेंट कर दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो एक मुश्त पैसा आया है वो इन ऑप्शंस में से कहां पर डालना सही है? देखिए, आप मुझसे मेरी चॉइस पूछ रही हैं स्वाति। मैं हमेशा लोन फिनिश ऑफ करने में बिलीव करता हूँ। मुझे किसी भी तरह का कर्ज पसंद नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक प्रेफरेंस होती है, सबका एक अपना टॉलरेंस होता है कि मैं इतना लोन टॉलरेट कर सकता हूँ और इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस में सबसे पहले लोन खत्म करना, अनलेस वो लोन मुझे कोई टैक्स एडवांटेज दे रहा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, और वो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में अपने गोल के आधारित, कि मेरा गोल मुझसे कितने साल दूर है, अकॉर्डिंगली मैं स्कीम सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करूंगा। गोल्ड एज अ एसेट मेरा फेवरेट नहीं है, और एफडी तो मेरा बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आप सबसे पहले कर्ज का बोझ कम करना चाहेंगे और उसके बाद अपने निवेश को और बढ़ाना चाहेंगे। संजीव जी, आपके हिसाब से क्या प्लानिंग होनी चाहिए? किसी का लोन चल रहा है और किसी की एसआईपी भी चल रही है, आप कहां पर कौन से निवेश को थोड़ा सा ईज आउट करना चाहेंगे? मतलब थोड़ा सा लोन प्रीपेमेंट कर दिया जाए एक मिश्त पैसे से, या फिर अपने एसआईपी में थोड़ा और पैसा डाल के उसको स्टेप अप कर दिया जाए? कहां पर आपके हिसाब से फायदा है? स्वाति जी, मैं अमित जी से काफी हद तक मर्जी उनके साथ मैं सहमति करता हूँ, लेकिन एक चीज हमें जरूर देखनी है कि सिर्फ इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हम अपना मजा कब लेंगे अपने बोनस का, ये चीज भी मेरे दिमाग में रहती है। तो इसीलिए मैंने जो पहले चेकलिस्ट की बात की, एक तो चेकलिस्ट होनी चाहिए। वो चेकलिस्ट के हिसाब से कौन सी चीज है जिसके लिए मैं या मेरा परिवार बहुत समय से इस बोनस का इंतजार कर रहा है, उसमें जाना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, असली में जो हमें चाहिए वो जरूर लेना है। दूसरी चीज है, जहां तक लोन की मैं अमित जी से एग्री करता हूं, लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है उसमें, हमारी जिंदगी का कौन सा स्टेज है। मान लीजिए हम रिटायरमेंट के पास हैं, तो डेफिनेटली रिटायरमेंट के पहले बेस्ट चीज है कि हर तरह का लोन, जिसको हिंदी में हम कर्जा कहेंगे, हर तरह का कर्जा खत्म हो जाना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, चाहे वो होम लोन है जिसका इफेक्टिव रेट नीचे आ जाता है। अगर यंग है, अभी काफी सर्विस पड़ी है, और हम किसी डेप्रिशिएटिंग एसेट, जैसे कार लोन है, कार लोन एक डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लिया जाता है, वो एक ऐसा लोन है जिसका कोई फायदा नहीं। कार जैसी आपकी शोरूम से निकलती है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है, लेकिन कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है और बड़ा ऊंचा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उस तरह के लोन से जरूर हमें निकलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सबसे पहले निकलना चाहिए। तो इस तरह के लोन्स जो है उनसे जरूर निकलना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। पर अगर हमारी लोन देने की क्षमता है, हमें जरूर जाना चाहिए। बैंक एफडी मैं सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए कहता हूं। आपके पास 3 से 5 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उसके लिए बैंक एफडी चाहिए, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। और लास्ट जो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात की, देखिए
ये जो फेस्टिवल है इसके साथ गोल्ड, सोना जुड़ा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सोना धनतेरस पे या दिवाली पे जरूर लेना चाहिए, तो बेस्ट तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट थोड़ा दूर रहे। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर निवेश के कुछ विकल्प, आप अपने जो बोनस के पैसे उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर उन पैसों को इस्तेमाल करके आप अपने या तो बोझ को कम करें या फिर निवेश को आगे बढ़ाएं। तो बोनस बनाएगा मालामाल, कहाँ निवेश करें बोनस का पैसा जिससे मिले आपको हर त्योहार पे बेहतरीन रिटर्न। हमारे साथ हैं अमित कुकरेजा और संजीव गोविला। अमित जी, चलिए अब कुछ बात हो जाए निवेश की, और कुछ आपके पसंदीदा फंड्स पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि जो कोई निवेशक, एक तो वो जो कि पहली बार अब म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए उनके अलग अलग गोल के हिसाब से जो ये एकमुश्त या अतिरिक्त रकम हाथ में आई है, कहाँ पर वो निवेश कर सकते हैं जो कि हर एक त्योहार उनको दुगने तिगने रिटर्न भी बनाकर दे, ऐसा वो उम्मीद करें। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके पसंदीदा कैटेगरीज के कुछ फंड्स। श्योर स्वाति, देखिए, जो एक फ्रेश इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स में, जो अभी अभी जिसने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उसके लिए तो मैं बोलूंगा डेट फंड ही एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि डेट फंड में वो पहले म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स को समझ सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट को समझ सकता है, टैक्स एफिशिएंसी को समझ सकता है। जैसे जैसे धीरे उसका एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ता जाता है, और उसके पास अगर होराइजन है, मतलब कि उसके पास समय है, उसके और उसके गोल के बीच में 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी फंड्स की तरफ ले जा सकता है। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जिसका गोल अगले 1 से 2 साल में है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाए, जैसे HDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या कोटक लो ड्यूरेशन फंड। कोई इन्वेस्टर जिसका गोल 2 से 4 साल के बीच में है, तो वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में लगाए, जैसे IDFC बॉन्ड शॉर्ट टर्म एक अच्छा बॉन्ड फंड है जिसका करंटली YTM भी अच्छा चल रहा है। और कोई ऐसा गोल जो 4 से 6 साल दूर है उस इन्वेस्टर के लिए, और वो थोड़ा सा भी इक्विटी मार्केट से फेमिलियर है, तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा लगा सकता है, जिसमें उसको ज्यादा स्विच ओवर्स करने की जरूरत नहीं है, जैसे कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड है या ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड है। और अगर इन्वेस्टर थोड़ा सा फेमिलियर है और उसका होराइजन 7 साल या उसके बाद है, तो वो सीधे UTI निफ्टी इंडेक्स में लगा सकता है, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान में लगा सकता है, कोटक निफ्टी 50 में लगा सकता है। एक्सपीरियंस और होराइजन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन्वेस्टमेंट का अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, इन तीनों फैक्टर से वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है। एग्जाम्पल स्कीम्स मैंने आपको कुछ दे दिए हैं, ये अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं। ओके, तो अमित कुकरेजा के पसंदीदा फंड, एक नया निवेशक हो या फिर जिसको अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना हो, वो अलग अलग प्लान्स के जरिए डेट फंड से लेकर बैलेंस एडवांटेज फंड और एक इंडेक्स फंड से अपने पोर्टफोलियो को इस दिवाली चमका सकते हैं। अब संजीव जी, आप बताइए आपके पसंदीदा फंड्स कौन से हैं, किन वजहों से आपने इन फंड को चुना है जो कि न सिर्फ इस त्योहार बल्कि हर त्योहार में किसी के पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट का मकसद ही ये होता है कि हर त्योहार की चमक बढ़नी चाहिए। जो अमित जी ने कहा, मैं उससे काफी हद तक एग्री करता हूँ, पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर इस समय म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स ही उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट है, उसकी और कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मान लीजिए वो पहली बार आ रहा है और उसने इक्विटी वगैरह में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया, पर कह लीजिए खूब सारा उसके पास FDs हैं, बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो शायद अगर हम होलिस्टिकली देखें, पूरे उसका पोर्टफोलियो की बात करें, तो शायद वो अपनी डेट की रिक्वायरमेंट वहां पे पूरी कर चुका है। अगर नहीं किया तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे डेट की जरूरत है। अगर उसने डेट का कर लिया, जो अधिकतर जैसे हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो डेट में पहले ही काफी इन्वेस्टेड होते हैं, तो उनको मैं डेफिनेटली इक्विटी में जाने की बात करूंगा। और इक्विटी बिल्कुल ठीक बोला अमित जी ने कि 5 साल, कम से कम 5 साल का टाइम जरूर रख के चलना चाहिए। और इस समय अगर वो उसमें जा रहे हैं तो कभी भी उन्हें अपना बल्क
पैसा एकदम से पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं डालना है। उनको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के रूप से जाना चाहिए उसमें, जिसमें पहले डेट के अंदर डाल दिया जाता है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड टाइप कैटेगरी में। और मैं ये सजेस्ट करूंगा वीकली बेसिस पे एसटीपी करें 6 से 12 महीने के हॉराइजन पे, डिपेंडिंग ऑन उनके रिस्क प्रोफाइल किस तरीके से। मैं डेफिनेटली उनको कहूंगा कि उनको लार्ज कैप में जाना चाहिए। अगर वो इस तरह से इक्विटी में जा रहे हैं तो लार्ज कैप में मुझे 2 फंड्स बड़े अच्छे लगते हैं, केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, या फिर वो इंडेक्स फंड में भी जा सकते हैं। एचडीएफसी का इंडेक्स एसएनपी बीएसई सेंसेक्स फंड एक बहुत अच्छा फंड है। अगर वो थोड़ा सा उसके बियॉन्ड भी जाना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड जो ऑल सीजन टाइप फंड्स होते हैं, सारी कैटेगरीज में अलग अलग वो इन्वेस्ट करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा उसको हेट लगी है इस समय, लेकिन फंड का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। या पीजिम फ्लेक्सी कैप फंड जो अभी धीरे धीरे बहुत अच्छा ऊपर आ गया है, ये 2 मेरी पसंद रहेंगे। अगर बहुत लंबा उनका होराइजन है और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो एक एक्सेस मिड कैप फंड को भी डाल सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज में मैं ईडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को चूज करूंगा। वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे काम करता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे काम करने के बावजूद मार्केट के उतार चढ़ाव को काफी हद तक वो कंट्रोल करके रखता है और काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर कोई डेट फंड्स के अंदर जाता है तो इस समय सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और लो ड्यूरेशन फंड्स के अंदर जाना है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में मैं अमित जी की चॉइस से एक्सेप्ट करता हूं, और लो ड्यूरेशन फंड में हमें यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड बहुत अच्छा लगता है। एक पोर्टफोलियो पूरे तौर से एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल किस मकसद के लिए आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से इक्विटी और डेट का और उनकी वेरियस कैटेगरीज का एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है। इक्विटी को बल्क में नहीं डालना, एसटीपी रूट्स के थ्रू जाएं, क्योंकि मार्केट अभी भी काफी टाइम तक बहुत वॉलेटाइल रहने वाली। जी ओके, तो ये रहे पोर्टफोलियो को चमकाने वाले संजीव गोवलिया के पसंदीदा फंड। बहुत धन्यवाद करेंगे अमित आपका और संजीव जी आपका हमारे साथ मनी गुरु के इस बेहद ही खास एपिसोड में शामिल होने के लिए।